हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा कि 7 अगस्त से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम स्टार्ट है और 13 अगस्त से आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का स्टार्ट है। ठीक है, जो सीजीएल के वॉरियर्स हैं वो भाई अब क्या कहते हैं उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ज्यादा दिन बचे नहीं है और जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करें। अब की बार एजेंसी नहीं है तो शायद थोड़ा सा उठक पुटक हो सकता है क्वेश्चंस को लेकर, लेकिन जिसका बेसिक और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आरआरबी। सर एसएससी में कहां चले गए? तो रेलवे की बात कर लेते हैं। देखिए, रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस, और टीसीएस पिछले 2 सालों से उसका एक एग्जाम पैटर्न है कि वो अपने क्वेश्चनों को कॉपी पेस्ट मारती है, बस थोड़े से डिजिट वगैरह चेंज कर देती है और कभी कभी डिजिट ऐसे चेंज करती है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन अगर सारे क्वेश्चन देखो एक ही दिन में, अगर तीनों शिफ्ट के पेपर देखो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर का सही से डिस्कशन कर लिया और सही से अपने कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया तो मैं गारंटी कहता हूं 90% प्लस नंबर मैथ रीजनिंग में आपका बनेगा। मैं मैथ को आपको शिफ्ट वाइज करवाऊंगा और ये आप 10 जून की हम लोग की पहली शिफ्ट है और जल्दी जल्दी से ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी 20 से 23 तारीख के बीच में। और रीजनिंग का मैं एक एक चैप्टर पकड़ूंगा और उससे जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछे होंगे वो मैं कर पाऊंगा। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। जब आपकी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे, वीडियो को पॉज करें और खुद से लगाने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने जो मैंने कहा है करा होगा और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूं। कहता है 57 और बी का तृतीयानुपाती जो है, 57 और बी का तृतीयानुपाती सी है। तो इसका कहने का मतलब जो बाद वाला होता है इसका तो कर देते हैं स्क्वायर और पहले वाले को कर देते हैं डिवाइड, और ये हो गया सी। ठीक है, तो ये कह रहा है तृतीयानुपाती है। यदि बी पहली 3 समप्रकर्ष संख्याओं का योगफल है, ये तो बहुत इजी है भाई। पहली 3 संख्या क्या होती है? 2 + 4 + 6, तो ये 12 हो गई। और यहां पर अगर b की वैल्यू 12 डालोगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 57। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 57। अगर 57 को 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 144 को डिवाइड करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। अगर हम अपने आंसर देखें तो देखिए एक ही क्वेश्चन का आंसर है 2.53। अगर जिस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं उसको बताता हूं। वो कहता है अगर ए बी का, सॉरी मतलब ए बी का तृतीयानुपाती सी है तो सी मतलब क्या है? बाद वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और पहली वाली संख्या को डिवाइड करते। लीजिए सी के लिए ये वो कह रहा था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। और सर ये 2 पॉइंट कैसे लिख दिया? देखिए 57 को 144 से जब आप डिवाइड करोगे तो 57 टू जा तो 50 दूनी 100 होता है, 7 दूनी 14 होता है, तो 114 आ गया। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो यहां पर पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा तो ये 55 25 7 पंजे 50, ये करीबन 5 बार में ये ले लेंगे तो ये देखो तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है। तो हमने ये देखा है जितने भी अभी हम लोगों ने शिफ्टें डिस्कस की हैं, तो अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, या तो इन्हें डिजिट देख लो या शुरू के अंक देख लो जब डिवाइड का आ रहा हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रेशियो का क्वेश्चन है। कहता है एक्स वाई और जेड ने 45 37 71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 2790 लाभ अर्जित किया तो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए एक बात ध्यान रखने का, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितनी देर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे जितने समय के लिए उतना ही आपका क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो अंत में जो ये 2790 आया और जो इनका ये क्या कहते हैं इसका धनराशि का निवेश, यही इनका वर्ष के अंत में अगर 1 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये प्रॉफिट का ही रेशियो है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले, 7 5 12 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 1 8 3 11, 11 4 15, 153 आया। फिर उसने आगे क्या पूछा है? बाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर। तो इसको देखो, ये बाई है ये जेड है, तो 1 11 में से 7 गई, ये 4 आया और ये बचा 3 बचा, 34 आ गया। ये लीजिए, जैसा उसने कहा हमने वैसा कर दिया, कोई चीज चेंजेस नहीं की। ध्यान दीजिएगा, हमने 17 से काटा, 17 दूनी 34 और 17 नेमा ये काट दिया। अगर 9 से इसको देखोगे तो 9 तिया 27, 9 1 कम 9,
अब 310 की अगर 2 से गुणा करोगे तो लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो देखो किसी भी यूनिट डिजिट में जीरो है नहीं, बाकी 31 दूनी 62, 620 रुपए। ये लीजिए मेरे भाई 620 रुपए क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी क्लास में इतना स्लो पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं मैथ सिखाने आया हूं, मैं खुद से अपनी कैलकुलेशन दिखाने नहीं आया हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैथ कंप्लीट सिखा के जाऊंगा। कंप्लीट अगर आप क्लास में बने रहोगे तो मैथ की हर एक बात, छोटे छोटे से पॉइंट जो होते हैं जिससे आपके बेसिक मजबूत होते हैं, मैं हर एक बात बताऊंगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड के नीचे जो भी ट्रिक से पढ़ेगा उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जिसका बेसिक मजबूत होता है, फिर वो ट्रिक अप्लाई करता है। तो ध्यान रखना, सिलेक्शन के लिए बेसिक प्लस ट्रिक ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खाली ट्रिक पढ़ के जाओगे तो भाई फंस जाओगे। इसीलिए मैं ज्यादा हवाबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ, सिंपली तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। मैथ कंप्लीट सिखा दूंगा, ये गारंटी। चलिए आगे चलिए। कहता है 8 संख्याओं का औसत 124 है। ठीक है मेरे भाई, यदि सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या रही होगी, संख्याओं के योग। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये औसत 124 दे रखा, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए संख्याओं का योग और दी गई संख्याएं, आंकड़े मतलब उनकी संख्याएं दी गई हैं। तो अगर हम 124 अगर योग निकालें तो 124 की गुणा 8 से कर दें। ये देखो 124 की गुणा 8 से कर दें, और कह रहा का 16वां भाग। का 16वां भाग का मतलब कितना होता है? 1/16। ये लीजिए मेरे भाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटा 2 छक्का 2 दूनी 4। तो भैया सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 62 होगी। ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसा वो कहता गया सिर्फ वैसा करिए, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है तो 50% खर्च करता होगा। अगर ये 50% की वैल्यू है मेरे भाई, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64, 640, मतलब 100% की वैल्यू। और 100% क्या होगा? इनकम होगा। ये लीजिए 640 आंसर। भैया आय का 50% बचाता है, तो ध्यान रखना आय उसकी अगर 100 रही होगी तो सेविंग 50 रही होगी, एक्सपेंडिचर 50 रहा होगा। जब 50% की वैल्यू 320 है तो 100% की वैल्यू दुगना कर दो इसका। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पाइप ए मान लेते हैं और ये 35 मिनट में भरता है मेरे भाई, ठीक है। और अगला पाइप 15 मिनट में भर सकता है, तो बी वाला जो पाइप है ये 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है मेरे भाई। आगे कहता है टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप, अब ध्यान रखना, जो खाली करने वाला है उसके ऊपर हम लोग निगेटिव लगा देते हैं, जो भरने वाले होते हैं पॉजिटिव। तो तीनों पाइप अगर एक साथ चलाए जाएंगे तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, तो निगेटिव वाले का काम क्या होगा? निकालना। तो टंकी, खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। तो ठीक है मेरे भाई, इसका ले लो एलसीएम। तो एक ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट रहा हो। तो 35 दूनी 70 नहीं काट रहा, 135 तो आएगा नहीं, 6, क्योंकि यहां पर देखिए सम संख्या है और यहां पर 5 है, तो यहां पर लास्ट में जीरो तो मिलेगा मिलेगा। तो 170 से भी नहीं काम बनना है, तो यहां 140 से नहीं काम बनना है, 140 और 70, हाँ 210 से काम बनना है। तो इसका एलसीएम टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया? 210 आ गया। 35 की 2 से 10 से भाग करी तो 6 यूनिट आया, मतलब ये एक बार में 6 यूनिट पानी भर रहा है। 15 से इसको काटा तो 15 एकम 15 और 15 चक्कू 60, ये आ गया। देखिए 210 है ना, तो 15 एकम 15 60 बचा, तो 15 चक्कू। और 6 को जब इससे काटा तो भाई 35 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। काट के देख लो भैया, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 35 यूनिट। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक साथ अगर चले तो ये एक बार में ये बताओ कितना पानी भर रही है? भाई 20 यूनिट भर रही है, ठीक है। इन्होंने मिलकर 20 यूनिट भरा, और सी का काम कितना है? निकालने का। तो 35 में से ये 20 गए, तो इन्होंने 15 यूनिट पानी निकाला होगा, हाँ या ना मेरे भाई बताओ। तो वो कह रहा है तो टंकी के तल पे लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी, तो भरी हुई टंकी में कितना पानी आ गया है? 210, जो एलसीएम लिया कैपेसिटी निकली है। और उसका एक बार में कितना पानी निकलता है सर? 15 यूनिट। तो 15 को भाग दोगे एक बार में तो 14 मिनट लगेंगे। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, कोई परेशान करने की जरूरत नहीं होगी अगर जिसने ठीक ठाक पढ़ रखा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कहता है प्रथम 12 प्रकृत संख्याओं का औसत।
तो पहली 12 प्रथम संख्याएं औसत ऐसे करके होती 1 2 12 तक। ध्यान रखना, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़कर आधा कर दो, तो 12 और 1 13 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना, 13 का आधा कितना होगा, 6.5 होगा। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। अगर कभी भी क्रमागत संख्याएं दी हो, कैसी संख्याएं दी हो भाई, क्रमागत संख्याएं दी हो, अगर क्रमागत संख्याएं दी हो तो ध्यान रखिएगा पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कहता है x a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x जो है a स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। जब भी आप ये सिंबल हटाते हो तो एक यहां पर आप k कांस्टेंट वैल्यू बढ़ा देते हो, x बराबर a स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है a बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जो a की वैल्यू है वो y के 1/y है। व्युत्क्रमानुपाती है मतलब इसके जस्ट उल्टा है। तो यहां पर अगर आप a की वैल्यू, देखो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हम a की जगह पे 1/y लिख सकते हैं, तो x बराबर k इंटू 1/y स्क्वायर, पहली चीज। हाँ या ना, बात समझ में आई आप लोगों के। आगे कहता है यदि y के 20 होने पर x 39 है, तो y के 20 होने पर x की वैल्यू 39 है, बराबर k इंटू 1 कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर दो। और भाई यहां से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 39 इंटू 400 हो जाएगी। लिख लो इसको ऐसे करके, क्योंकि देखना यहां से आप k की वैल्यू निकालोगे और जो नेक्स्ट अगली बात कहेगा, या तो x का मान दे रखा होगा तो y की वैल्यू पूछेगा, y का मान दे रखा होगा तो x की वैल्यू पूछेगा। तो देखो पढ़ लेते हैं कि y के 2 होने पर तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर k की वैल्यू कितनी है 39 इंटू 400 निकाल चुके हो, और कहता है y के 2 होने पर, और y का करना स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर सर जी कितना होता है, 4 होता है, 4 से काटा 100 आ गया, तो मेरे भाई कितना हो गया 3900 आंसर हो गया। ये लीजिए, इस क्वेश्चन में ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा अनुक्रमानुपाती जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट बढ़ता है, और ऐसे क्वेश्चनों में पहले k की वैल्यू निकालते हैं और अगली बार में k की वैल्यू रखते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई आइए नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से 3 वर्ष पहले, तो भैया फादर की जो एज रही होगी 3 वर्ष पहले, तो सन की भी एज कितनी रही होगी 3 साल पहले, इतनी रही होगी। आयु के दुगने से, तो इसका कितना कर दिया भैया, दुगना कर दिया। और कितना अधिक है, 30 अधिक है। जैसा वो कहता गया हमने वैसा किया, और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पर f माइनस के 3 और ये 2s, देखो इसको s बना दो वरना आप लोग 5 समझो, माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 30। अब देखो माइनस का 30 और माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा, तो देखो 30 में से 6 गए 24, 24 3 27, और 2s को उधर भेज दो, तो f माइनस के 2s बराबर कितना आ गया 27 आ गया। सर कैसे आया, देखो मेरे भाई -3 उधर जाएगा तो 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 बचा, 30 में से 3 गया 27 बचा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो मेरे भाई क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हमने कहा भैया x वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद। तो भैया x वर्ष बाद, तो पिता की भी x वर्ष बाद आयु बढ़ेगी, और भैया सन की भी बढ़ेगी x वर्ष बाद, और वो आयु कितनी हो जाएगी उनकी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से f प्लस एक्स इक्वल टू 2, इसको s लिखेंगे s प्लस 2x। हमने इसको भाई इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो f माइनस के 2s बराबर कितना आ गया, 2x में से आपने x घटा दिया और ये आ गया x, तो f माइनस के 2s बराबर x आ गया। मुझे बताओ सेम इक्वेशन है f माइनस 2s, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 27 वर्ष बाद। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसमें ना ज्यादा रेशियो बनाने की कोशिश की, जैसा उसने कहा बस वैसा करते जाइए, आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है मेरा बच्चा, बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हो। और ज्यादा इसमें आपने फंसे मार रेशियो बनाने की कोशिश की 110% फंसोगे, 110%, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था,
तो हम कह सकते हैं 1% खाली था और 51 लीटर पेट्रोल डाला, तो मेरे भाई 99% की वैल्यू हम कह सकते हैं क्या 51 रही होगी। तो 1% की वैल्यू 51/99 रही होगी, हाँ या ना बताओ। उसने कहा स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल 2 मिनट तक डालना होगा। तो दोनों तरफ हम अगर 100% कर दें, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 3 से काटा, ये 33 आ गया और ये आ गया 17 आ गया। तो 33 को हम 1700 से भाग करेंगे, 33 को 1700 से भाग करने की कोशिश करेंगे, तो 33 पंजे यहां पर हम कर लेते हैं, क्योंकि 5 या 30 पंजे 150 होता है, तो 5 बार में जाएगा। 30 पंजे 150, 15, 165 आ रहा है मेरे भाई, और ये आ गया 5 और ये आ गया 0। तो 33 एकम 33, मेरे भाई जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कम से कम 51 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन है 51.52। बाकी आप कोशिश कर लो, पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो, फिर देखो वही आएगा। तो मेरे भाई 165, फिर ये 5 आएगा और 0 आएगा 1, तो 51.51। इंटरटेनमेंट मत करो उसको, जैसे ही डबल डिजिट से आंसर आ रहा है तो उसको आगे छोड़ दो, क्वेश्चन को टिक मारो, बढ़ जाओ आगे। ठीक है मेरा भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 900 की राशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज। सीधे सीधे यार कर लो, 12 छंग कितना होता है, 72% होता है, तो 72/100, और ये कितना है 900 है, 2 0 0 काटो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 7 63 1 64, 648। ये लीजिए मेरे, इसमें अगर उसने 12 माह के लिए कहा, मासिक ब्याज दर मासिक है, ध्यान रखना। अगर ये सालाना कहता तो यहां पर 1 साल लेते। ये देखो मासिक ब्याज दर है, मतलब प्रत्येक माह में ये अगर 6% दे रहा है, तो ये बताओ 12 माह में कितना देगा ब्याज, 12 छंग 72% देगा। ये लीजिए क्वेश्चन आपका इसी बन गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है, और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा, जब भी विपरीत दिशा आएगी तो S1 प्लस S2 होता है, मतलब उनकी गतियां आपस में हम जोड़ देते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूं कि कभी भी विपरीत दिशा है तो आंख बंद करके उनकी गति को जोड़ दो। तो पहली गति है 62 किलोमीटर और दूसरी है 28, तो भैया ये हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम 5/18 से करेंगे, क्योंकि ये कहता है एक दूसरे को 33 सेकंड में पार करती है। चलो भाई 33 सेकंड मान लिया, ठीक है। तो ये भैया पूरी कहानी बन गई, ये हो गया S इंटू टी, और बराबर किसके होता है, डिस्टेंस का। अब ये दो ट्रेनें हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई भी आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। अगर ट्रेन ए की लंबाई मेरे भाई 1 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ मेरे भाई, ये 1.5 हो जाएगी। तो इनको जोड़ोगे तो 2.5x, इतना x मान लो, ठीक है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। 6 3 से काटा 11 बार गया, ठीक, और 3 से काटा 6 बार गया, ये आ गया 10 आ गया, ठीक। पॉइंट हटाया तो एक 0 आ गया, पचम 25, 5 से काटा 2 आ गया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे, इस 10 को उधर भेजेंगे तो 11 दूनी 22, 22 और 10 220 आ गया। ये ट्रेन ए के लिए अगर हमने माना तो ट्रेन बी की जो लंबाई आ जाएगी 1.5 गुना कर दोगे तो 220 का आधा 110 होता है, तो ये 330 हो जाएगी, ठीक है। इसका 1.5 गुना कर लिया मेरे भाई, ठीक है। 220 का आधा कर लो और जोड़ दो, 1.5 गुना हो गया। अब वो आगे क्या कहता है, इस क्वेश्चन को फतेह करने की कोशिश करते हैं, मतलब अब बना लिया है, क्वेश्चन को और इजी करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहता है ट्रेन बी पुल को, जब भी पुल को पार करती है, देखिए पुल स्टेबल चीज है, तो पुल को जब पार किया होगा तो पुल की लंबाई भी जुड़ेगी। तो पुल की लंबाई को अगर हमने बी मान लिया, और बी की कितनी है 330, मतलब पुल को ब्रिज मान लिया, या हम बाई मान लें, या पुल चलो लिख लो, पी मान लो, इसको हिंदी में ही ले लो। 54 सेकंड में पार करती है, कौन, बी वाली ट्रेन। तो ये 28 किलोमीटर पर आवर है, तो 28 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रत्येक बच्चा नहीं जानता होगा तो याद कर लेना कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। कितने सेकंड में पार करती है सर जी, 54 सेकंड में पार करती है। तो 18 तिया कितना आ गया
सर जी 54 आ गया। ठीक है, 28.280 ये 140 आ गया, 28 पंजे 140 आ गया, और ये तिया है तो ये 420 हो गया, 14 तिया 42, 420, उसमें से ये 330 घटा दो तो 0, 12 में से 3 गए 90, तो भाई ब्रिज की लंबाई जो आ गई वो 90 मिनट आ गई, सॉरी 90 मीटर आ गई। ये लीजिए पुल की लंबाई। ठीक है, तो यार देखो इतना तो कर लोगे तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, मतलब हम यहाँ पर अगर बहुत जबरदस्ती कहें कि ये मेथड लगाओ ऐसे कर लो, तो यार इतना तनाव लेके अगर पेपर करोगे, 15-20 दिन टाइम बचा है, नया कॉन्सेप्ट सीखोगे तो और अच्छे से नहीं कर पाओगे। शायद आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या कहीं ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, और 4 से 5 बार ये कॉन्सेप्ट देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में डाटा फीड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे शिफ्टों का पेपर डिस्कस कराने के बाद हम लोग 60 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चन लाया करेंगे, जबरदस्त, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में आप लोगों को बहुत फायदा देने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव चाल की धारा दिशा चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 20.5, तो 20.5 20 दूनी 40, और ये अगर हम इसको दुगना कर दें, मतलब अगर पॉइंट भी हटाएं तो ये 41/2 बन जाती है। ठीक है, एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है भैया, स्पीड होती है। तो अगर तुम्हारी ये डिस्टेंस डी थी तो 41 किलोमीटर जा रहे थे, फिर ये तुम्हारी डिस्टेंस डी थी तो 41/2 लग रहे थे। ठीक है, और कुल टाइम कितना लगा, 13 आवर लगे। भाई ये स्पीड रही होगी, 2 कूद के ऊपर पहुंचा, और तो 41 क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया, और डी और प्लस 2d बराबर कितना, 13 आ गया। तो अगर ध्यान से देखो तो 13 इंटू 41 कर लो, 13 एकम 3 का 1, 13 चक्कू 52, 1 53, 533, और जब इसको जोड़ा होगा तो 3d आया होगा, d इधर कूद के गया तो 3 आ गया। तो डिस्टेंस की वैल्यू तो इतनी आ गई। आगे क्या था, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो एक बात भाई बताओ, नाव एक बार इधर गई होगी और फिर वापस आई होगी, मतलब 2 गुना 5 इसने करा होगा, तो 500 का दुगुना होता 1000 और 33 का गुना होता 66, तो 1066/3 किलोमीटर। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे भाई। ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन ये मैंने स्पीड लिखी है और किसकी लिखी है, टाइम बराबर। ठीक है, कुल टाइम 13 घंटे लिखना है। ये लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है उस सम षटभुज, छठभुज है, छठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप इतनी है। तो मेरे भाई वही ये क्वेश्चन कर पाएगा जिसको ये वाला फॉर्मूला पता होगा। क्या फॉर्मूला होता, छठभुज है तो 6 भुजा √3/4, और ये होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो 6 इंटू √3/4, और भुजा कितनी है आपकी 16√2, 16√2 का स्क्वायर। चलिए ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू √3/4, और 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये होता है √2 से क्या बाहर आएगा मेरे भाई, 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो 3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 तिया 18, √3 तो फिक्स है। देखो पहले तो √3 ढूंढो, तो √3 है, √3 है, √3 है, √3 है। देखो इन्हीं डिजिट सिर्फ एक में ही 8 है, तो बाकी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आया। चाहे तो 200 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके पूरा कर सकते हो, लेकिन एंटरटेनमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनर की, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता क्या है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे नेक्स्ट जो कहता है उसको पढ़ते हैं, 25% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, अब 25% की दर से अगर आगे के लिए बढ़ रही है तो इसको हम लिखते हैं 1/4, मतलब 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 5/4 मल्टीपल कर दो। ये आगे के लिए बात करते हैं, मतलब अगर हम आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं तो आने वाले टाइम की ये 5/4 की दर से बढ़ रही है। लेकिन वो यहां पर कुछ कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए। अगर एक कंडीशन हम बनाएं कि 3 ईयर पहले, 3 साल पहले, मतलब ये 3 ईयर पहले की अगर हम बात करें, 3 इयर्स बिफोर की बात करें, तो 1,60,000, तो 3 साल पहले गए होगे। तो अगर तुम भाई पहले गए होगे तो ये तुम्हारा पलट के हो जाएगा 4/5, और 3 साल का मतलब होता है, 3 साल पहले का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करी होगी तो इसका क्यूब कर दो। ध्यान रखना, हम पहले की बात कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान संख्या 1,60,000 है,
तो 3 साल पहले 1,60,000 से कम रही होगी, तो कम वाली संख्या ऊपर और ज्यादा वाली संख्या नीचे, ध्यान रखना, इसको रट लेना। और 2 साल पहले की अगर बात करें, 2 साल पहले, 2 साल बिफोर की बात करें, तो 1,60,000 और 4/5, क्योंकि तुम वर्तमान से पीछे जा रहे हो तो यहां पर 2 स्क्वायर कर दिया होगा। अब प्रत्येक बच्चा मुझे बताओ, यहां पर ध्यान देना, प्रत्येक बच्चा देखो, ये 3 साल पहले, और जो 3 साल पहले कंडीशन रही होगी उसका 4/5 से 5/4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 साल पहले, 2 साल की आई होगी, मतलब 2 साल की वैल्यू बड़ी रही होगी, इसकी वैल्यू बड़ी रही होगी। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। बच्चा बस यही कंफ्यूज हो जाता है। यहां पर ध्यान रखना, 3 साल पहले जो जनसंख्या थी और हर साल 25% बढ़ रही है, मतलब जो 3 साल पहले जनसंख्या, फॉर एग्जांपल पी मान लो, और पी के 5/4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब वो दूसरे साल की आई होगी, आज से 2 साल पहले की। क्लियर बात समझ में आई, हाँ या ना? तो यहां पर देखो, जब इसको इससे डिफरेंस निकालेंगे तो ध्यान, ये डिफरेंस है, तो ध्यान रखना 1,60,000 तो कॉमन आ जाएगा, 1,60,000 आपका कॉमन आ गया, और 4/5 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, 4/5 का स्क्वायर कॉमन ले लो। तो इसमें से जब इसको घटा रहे होगे, जब ये चीज कॉमन ले ली तो एक बचा होगा, और इधर 4/5 में से 3 में से अगर 2 निकाल लिया तो 4/5 बचा होगा। ये यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चा, ध्यान देना। अगर हम इसको पी मान लें, देखो थोड़ी देर के लिए इसको पी मान लें और इसको भी पी मान लें, तो देखो कंडीशन ये बनी होगी, पी 4/5 का स्क्वायर माइनस के पी 4/5 का क्यूब। तो हमने यहां से पी 4/5 स्क्वायर कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो यहां पर तो 1 बचा और यहां पे 4/5 बचा। इस चीज को मैंने यहां पर ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता 16, तो 1,60,000, ये तो होता है 16 और ये होता है 25, गुणा 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1/5, इसका 1/5। चलिए भाई 25 से पहले काट लो, तो 25 से काटा, 25 छक्का 150, 10 जीरो 25 चक्कू 100, और ये 6400 बचा। ठीक है भाई, कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए, फिर 5 से इसको काट सकते हो, तो 5 एकम 5, 14 है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ये आ गया इतना। तो 16 की हमने जीरो से मल्टीप्लाई की, 16 जीरो, 16 अट्ठे कितना होता है, 8 छंग 48, ये होता है 8 आएगा लास्ट में। देखो किसके लास्ट में 8 जीरो है, 8 जीरो इसमें नहीं है, इसमें है और किसी में नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर। आप लोग ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में हमें ये सबसे बढ़िया अभी तक का क्वेश्चन लगा, मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अभी तक सिर्फ एक यही क्वेश्चन अच्छा लगा जो बच्चों को थोड़ा परेशान करेगा, वो भी क्या, 3 साल पहले और 2 साल पहले वाली बात। आप लोग सभी बच्चे समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए और मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। ओहो बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसको काटा 7 से, 7 7 14, 14 5 19, 19 में से 7 गए, तो ये 2 बचे, एक आगे भेजा, 4 1 5, 5 6 11, 11 में से 2 गए, 9 92, ये लीजिए भाई 92 आ गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसका तो अटेम्प्ट रेशियो भाई थोड़ा सा बच्चे से अगर जल्दीबाजी में करे तब गलत हो सकता है, वरना ये गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों को करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब यहां पर टाइम का रेशियो दिया है, क्षमता का रेशियो दिया है, ए रेशियो बी प्लस सी, और ये हमें टाइम का रेशियो दिया है 1 रेशियो, मतलब बराबर है। अगर ये 5 दिन ले रहे होंगे तो ये भी 5 दिन ले रहे होंगे, तो रेशियो में हमने 1 रेशियो 1 इसको मान लिया। तो ध्यान रखना एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है वो इसका पलट जाता है, लेकिन यहां पर तो 1 रेशियो 1 को क्या पलटोगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक मेरे भाई। चलिए आगे कहते हैं, यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस बी इस कार्य को 7 दिनों में 7 डेज में, सी अकेले इस कार्य को 9 दिनों में, सी अकेले इस कार्य को 9 डेज में। तो मेरे भाई यहां पर एलसीएम ले लो, 7 ने 63, ठीक, क्योंकि एक प्राइम नंबर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आपका काम चल जाएगा। 63 को 7 से भाग करोगे तो ये 9 यूनिट पेड़ लगा रहा होगा या 9 यूनिट लड्डू खा रहा होगा, 9 कुल्हड़ फोड़ रहा होगा, आप जो भी मन में आए वो बोला करो। 9 को 63 7 यूनिट। अगर तीनों लोग मिलकर काम करते हैं तो ये 16 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में 16 यूनिट काम करते हैं, लेकिन ये लोग तो काम बराबर बराबर बांट देते हैं,
तो जाहिर सी बात है यहां पर 16 का आधा 8 इसने काम किया होगा, इसने 8 काम किया होगा। आ रही है बात समझ में? और भाई ए अकेला अगर 8 काम करता है, ए अकेला अगर 8 काम करता है, 9 पेड़ में से अगर 8 पेड़ अगर ए लगा रहा है तो बी कितने लगा रहा होगा सर जी? एक दिन में एक पेड़ लगा रहा होगा। तो आगे क्या पूछा है? बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? टोटल पेड़ लगाने हैं 63, बी लगाता है एक दिन में एक पेड़, तो भैया 63 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये लीजिए, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। सरल सा क्वेश्चन था। हाँ, डिफिकल्टी तब बढ़ती जब ये रेशियो में दिया होता, 2:3, 3:2, इस टाइप से दिया होता है 4:5, तब वहां पे हम लोगों को बनाना पड़ता, ध्यान रखिएगा। और उस टाइप के मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग अपने मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई। यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी, देखिए न्यूनतम दूरी को याद रखिएगा सभी बच्चे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि एक ये इस तरीके से लाइन हो और ये पॉइंट है, तो न्यूनतम दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल सीधी रास्ता होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखिएगा। तो एक अगर वृत्त है, हमने यहां पर वृत्त खींचा और ये इसका केंद्र बिंदु O है और एक जीवा मैंने खींची AB, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। और ध्यान दीजिएगा वो कहते हैं 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है मेरे भाई। फिर आगे चलते हैं, आगे वो कहते हैं कि न्यूनतम दूरी 4.5 है। ये देखिए ये 4.5 है मेरे भाई, इसको आप 9/2 भी लिख सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप 9/2 भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से जो परपेंडिकुलर डालता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां पर हम समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। और माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 से, और इसके ऊपर भैया स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये हमने डी वैल्यू मान ली, तो एडी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है मेरा भाई। चूंकि इसका हमें दुगना भी करना है, क्यों दुगना करना है सर? एबी की लंबाई पूछी है और इसको ये 2 बराबर भागों में काटता है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर ले। 36 चक्कू कितना होता है? 72 दूनी 144, और 144 में से 81 घटाएंगे और बटे 4, ठीक। और ये इसको ऐसे लिख दिया, 4 में से 1 गया 3 बचा, ठीक। 14 में से 8 गए 6 बचा, 63 बचा, और ये 4 है, तो और ये स्क्वायर रूट में है। हमने देखो यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसको अगर सॉल्व करना, मेरे भाई जगह नहीं है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉरी, 63 को लिख सकते हो 9 × 7, और यहां पे इसके बाहर आ जाएगा 2, और ये रहेगा स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 2, 2 से 2 काटा तो 9 से बाहर आया 3 और √7, 3√7 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल एक एक पॉइंट बता दिया है। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मिनिमम दूरी का मतलब होता है, अगर एक लाइन पे मिनिमम दूरी खींची जाती है तो परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री, और अगर वृत्त के अंदर केंद्र से मिनिमम दूरी खींची जाएगी तो वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। इस टाइप से क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में बने हैं, वहां पे साकेंद्रीय वृत्त का इस्तेमाल किया गया था, याद रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आइए। कहता है एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल L/V, ये मैंने आयत का क्षेत्रफल लिख दिया, जो बराबर है एक सर्किल के क्षेत्रफल के, मतलब एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, πr² होता है। कितना होता है? πr²। तो L/V 11 × 14, और इधर कितना है? 22/7 × r²। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 11 से काटोगे तो 22, 2 से काटा 7, तो r की वैल्यू भैया 7 × 7 होगी, तो r की वैल्यू 7 हो जाएगी। देखो 7 उधर जाएगा तो 7 × 7, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो 7 वैल्यू आ जाएगी। आगे क्या कहता है? वृत्ताकार मैदान की परिधि। भैया ध्यान रखना, अगर r की वैल्यू 7 है तो परिधि हमेशा 44 होती है मेरे भाई, ये तो आपकी नोट्स में लिखा होगा।
देखिए कैसे बना, इस क्वेश्चन को समझिएगा। 2 पाई आर, तो 2 यहां पे लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू होती है 7, 7 से 7 कटा तो 22 दूनी कितना हो गया 44। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो ऑफलाइन क्लास में काफी बार बताए हैं। जब ऑनलाइन हम लोग अपना पूरा एक कोर्स लेके आएंगे यूट्यूब पर, तो वहां पर ये छोटे छोटे माइनर से पॉइंट सब डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर वो क्या कहता है, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसा है, इस तरीके से एक देखिए हमारे पास कोण है, सॉरी समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 70 सेंटीमीटर वाली भुजा बड़ी हो गई और ये भैया 56 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, और ये 42 सेंटीमीटर है। अगर आप लोग गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हो, और कौन शहरुआ हुई, 90% पॉपुलेशन गांव से ही है भाई, बाप दादा रहे होंगे गांव में, तो एक हाथ से तुम लोग पहले पंखा हाँकते थे। ठीक है, वो अगर पंखा आपका वर्गाकार होता था तो उसको जब घुमाते थे, अगर ध्यान से देखो वो रोटेशन पूरी करता था, और अगर उस आकृति को अगर आप बाहर निकालोगे तो वो एक सिलेंडर नुमा आकृति बन जाती है। सिलेंडर बोले तो बेलन, लेकिन यहां पर इन्होंने समकोण त्रिभुज दिया है, तो ये अगर समकोण त्रिभुज अगर वैसा बना लोगे तो वो एक कैसा बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार क्लास में करवाए मेरे भाई, याद होगा आप लोगों को। देखिए अब देखो, अगर इसको घुमाए होंगे तो ये इधर भी गया होगा, और ये इस तरीके से आपका पूरा बन गया होगा। तो मेरे भाई ये बन गया कौन, ये तो रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये स्लांट हाइट हो गई। अब इसके लिए इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई जिसको ये क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब टीएसए का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है पाई आर और आर प्लस एल होता है, ये होता है। तो पाई की वैल्यू डालनी नहीं डालनी है, और ये आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 42 है, और इनटू आर प्लस एल कितना होता है, आर प्लस एल जोड़ोगे तो ये 2 आ गया, और 7 112 होती है। ठीक है मेरे भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, पाई तो लास्ट में रहेगा। देखो 4 पाई लास्ट में ढूंढो किसके आ रहा है, सर जी किसी के में नहीं आ रहा, लास्ट वाले में आ रहा, तो आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं। तो पाई आर प्लस एल जो क्या होता है, इसके फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x, देखिए मैंने कई बार बताया द्विघात समीकरण जब भी कहें तो ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 से आप इसकी तुलना कर दो, तो a1 की वैल्यू 2 हो गई, और इधर ध्यान दीजिएगा a2x स्क्वायर प्लस v2x प्लस c2 से इसकी तुलना कर दो, कि दोनों मूल कह रहा सार्व कॉमन है। तो यहां पर कॉमन अगर होंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, ध्यान रखिएगा। बस आपको ये करना, आपके क्वेश्चन का आंसर a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू -5 है, और ये माइनस के k+1 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये 10 बराबर k+1, और 1 उधर गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ये लीजिए मेरे भाई, इसका आंसर 9 है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। मतलब 112 मेरे भाई सेलिंग प्राइस था, और सेलिंग प्राइस था तो 30% की हानि पर बेचा, तो मतलब उसको 70% पे बेचा होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। अगर हम 112 को 100/70 से, मतलब भाई सीपी ज्यादा रहा होगा और एसपी कम रहा होगा, क्यों, घाटा हो रहा है भाई, घाटा हो रहा तो एसपी क्या रहता है, कम रहता है। तो सीपी निकालने के लिए तो सीपी वैल्यू बड़ी रही होगी, तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। ये मैं क्लास में समझाता आ रहा हूं आपको। तो ये भैया तुम्हारा क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया। आगे क्या कहता है, 15% लाभ, और भैया लाभ तो तुम सीपी पे लगा पाओगे ना, तो अब लाभ लेने के लिए तो लाभ मतलब ज्यादा में बेचा होगा, तो 115 कहां आ जाएगा, ऊपर बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू नीचे। हाँ या ना बताइए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। 100 से 100 काट दिया, 7 से काटा, इसको काटो, यहां तो 10 रह जाएगा ना, 7 से काटा, 7 से कम 7, 7 छंग 42, ये देखो 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगा 8,
16 एकम 16, ये 24 आ रहा है 4, ये आ गया 2, 16 एकम 16, 16 2 18। भैया एक नीचे जीरो था, काट दिया तो कितना आ गया 184। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। बताइए हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया। देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर सेलिंग प्राइस दिया है और हानि हो रही है तो कितने की हानि हो रही है, 30% की, मतलब कितने पे बस को बेचा होगा, 70%। तो बड़ी वैल्यू ऊपर, क्योंकि सीपी ज्यादा रहा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर कहता है 10, 63, 28, 15, 34, 51 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। अच्छा ठीक है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू मेरे भाई एचसीएफ हमें यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले तो अपना काम करो, बड़ी संख्या में से पड़ोस वाली संख्या को घटा दो। 28 15 को घटा दो पहले, फिर 34 15 में से 1063 घटा दो। ठीक है भाई, लड़ाई ये काफी तगड़ी पड़ेगी। 28 15 को 1063, लड़ाई सर जी कैसी तगड़ी पड़ेगी सर जी? क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालोगे तो वो एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू से फिर हम 1063 इनमें से किसी एक वैल्यू को डिवाइड जब आप करोगे तो शेषफल आएगा बाई की वैल्यू, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन का आंसर। तो घबराना कतई नहीं है, पहले तो इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, ध्यान देना प्रत्येक बच्चा, 5 में से 5 गया 0 बचा। ठीक है, देख लो एक बार, चेक कर लो भाई। 34 51 है, देखो हमने कहा ना चेक कर लो, हम 34 15 लिख गए थे। देखो देखो ये कैलकुलेशन क्या कभी कभी दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ये देखिए, कोई बात नहीं मेरे भाई, हो जाती है, मानवीय भूल है। 34 51 है, कितना है? 34 51, 34 51। ठीक, ये 28 15 है, 1063, 28 15। ठीक, चलो मेरे भाई अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 11 में से 5 गया तो 6 बचा। ठीक, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा। 14 में से 8 गए तो 6 बचे, 636 आ रहा है। चलिए मेरे भाई, 11 में से 3 गए तो 8 बचा। 14 में से 6 गए तो 8 बचा। इस 3 में का तो ये उतार लिया, और 3 में से गए 23 88 बचा। ठीक है मेरे भाई, काफी लंबा गैप हो गया। 5 में से 3 गए तो बचे 2 बचे। 11 में से 6 गए तो 5, और ये 7 तो ऐसे उतार दिया, और 2 में से 1 गए 1752, मतलब 636 से वैल्यू कम रही होगी, ये तो बात कंफर्म है। ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं, इसका गैप ले लेते हैं। तो भैया 12 में से 6 गए तो 6 बचे, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 7 में से 6 गया 1, और 1 1116 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इसको काटने की कोशिश करें, 2 से कट रहा है, 6 3 9 3 से कट रहा है, 3 2 5 8 5 13 8 21, ये भी कट रहा है। हाँ, तो यहाँ पर यार एचसीएफ जो निकल के आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 7 5 12 3, और 3 2 5, और 8 8 16, 16 5 21 3, मतलब 12। ये 12 से यार कट रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना रहा होगा? 12 रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगला काम क्या करते हैं, हम 12 को 1063 से भाग करते हैं। ये तो x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालते हैं, शेषफल यानी। तो 12 अट्ठे जो होता है वो 96 होता है। 6 में से 6 गया 0, ये 10 103, 12 अट्ठे कितना होता है? 96। तो शेषफल यहाँ पर 7 आया, जो रिमाइंडर होगा यही y की वैल्यू होगी। आगे वो कहता है 3x, तो 3x माइनस के 14y, तो 3x की वैल्यू डालोगे तो 12 तिया 36 हो गया, माइनस के 14 7 यहाँ पर कहता है, तो 7 चक्कू 28 2, 7 एकम 2 98। तो भैया माइनस की वैल्यू आएगी, 8 में से 6 गया 2, और ये 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, माइनस के 62। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले आप गिवन डाटा को सब्ट्रैक्ट करके एचसीएफ निकाल लो मेरे भाई। एचसीएफ के बाद जो एचसीएफ आए उसे भाग दो, किसी एक नंबर से भाग दोगे, रिमाइंडर तो सेम बचेगा, फिर ये वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको एक शिफ्ट में करवा चुका हूं, तो उसको भी प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है 12 इक्वल टू 0.36 बराबर, ये x की वैल्यू है। ठीक है, y की वैल्यू इतनी है, तो कह रहा xz। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 12 0.36, और ये z साथ में लिख दो, बराबर y की वैल्यू कितनी है? 12 0.64, और इंटू किसकी वैल्यू लिख दो? ये 4 की वैल्यू लिख दो। ठीक भाई, इसमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं थी, ध्यान देना, फिर से समझना।
एक्स की वैल्यू थी, हमने उठा के ये रख दी और साथ में जेड लिखा हुआ था वो भी लिख दिया। यहां पर वाई की वैल्यू इतनी थी, मैंने ये लिखा और साथ में 4 लिखा हुआ था, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसा का वैसा किया, बेस सेम है तो इनको भाई वो हटा दो, तो 0.36 जेड इक्वल टू 0.64 इंटू 4। पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 नेम 36 होता है। चलो 9 को 64 से करोगे तो 9 सत्ते 63 आ रहा है, और 1 जीरो 9 एकम 9, 7.1 कहीं पर दिख रहे हैं आंसर, लगा देना। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भाई समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76% की छूट देने के बाद, मतलब भैया उसने 24% पर चीज वस्तु बेची होगी। एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 रुपया है, 3330 रुपया है, ध्यान देना, इंटू 100/24। मैंने ऐसे कर दिया तो इसका सीपी आ गया होगा, ठीक, और छूट दी है, सॉरी एमआरपी आ गया होगा, हम इसको एमआरपी कहते हैं, ठीक है। आगे कहता अगर छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। मेरे भाई 50% का लाभ होता, 50% को कितना लिखते हो, 1/2, 2 पर 1 का फायदा, मतलब 3/2 का फायदा हो जाता, ठीक है, 3/2 का फायदा हो जाता। चलो मेरे भाई, हम यहां पर कहता नहीं बेचता तो 50% का फायदा हो जाता, तो हम यहां पर 2/3 कर देते हैं। चलो 3 से काटा, ये 1 1 1 0 आया, ठीक, और 24 से काट रहे हैं, ये 2 से काटा, ये 12 आ गया, ठीक। फिर हमने 4 से काटा, 4 से काटा, 4 3 12, और ये 25 आ गया। 3 से काटा तो देखो 3 से काटेंगे, यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है, 3 से काटा यहां पर तो 3 3 9, 3 7 21, और ये आ गया 25। 25 0 0, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है, 5 उतारा 17 उतार लिया। 25 तिया कितना होता है, 75, सॉरी 5 उतारो ना भाई, सॉरी 15 होता है, 25 तिया 75, और 15 कितना होता है, 17 आया था ना, सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। 25 0, 25 सत्ते 175, सॉरी हाँ 17, तो 75 17 कितना आया, 9250। ये लीजिए 9250 वैल्यू आ गई इसकी, ये लीजिए, क्योंकि उसने क्रय मूल्य बेचा पूछा था। बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी 3/2 क्यों नहीं किया, 2/3 क्यों किया, तो मेरे भाई समझो, वो कहता दुकानदार को 50% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कम रहा होगा ज्यादा रहा होगा, भाई कम रहा होगा, तो कम वाली वैल्यू ऊपर और ज्यादा वाली वैल्यू नीचे। ये लीजिए 2/3, ये इसलिए करा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। माइंड में कॉन्सेप्ट याद कर लो कि अगर तुम्हें कम वाली वैल्यू निकालनी है तो कम वाली वैल्यू ऊपर और ज्यादा वाली वैल्यू नीचे, अगर ज्यादा वैल्यू निकालनी तो ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर, ये नीचे। जब बच्चे को कतई सीख ही नहीं पाता, कह रहा सर समझ में नहीं आता, तो मैं उससे कहता हूं कि वो कह रहा प्रॉफिट होता, 50% का प्रॉफिट होता तो 3/2 की ठीक मल्टीप्लाई कर देते, आप लोगों ने कर भी दी होगी। लेकिन मेरे भाई उसने क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो बताओ प्रॉफिट अगर बेच रहा है तो क्रय मूल्य कम रहा होगा, तो ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, कम वाली, और नीचे वैल्यू कौन सी आएगी, ज्यादा वाली। आ रहा है मजा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मस्त है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है ये प्लस का सिंबल है। अच्छा ये प्लस का पूछा, तो यार ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो लिख लो PQ माइनस के 3P। ओहो, ये 3 हमने 2 बार बना दिया, 3P, ठीक है। तो यहां पर 15 का कितना होता है भाई, 3375 होता है। P का क्यूब, भाई 20 तक क्यूब याद कर लो, 15 तिया 45, घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 30, 33 आ गया। ये लीजिए भाई 33 इस क्वेश्चन का आंसर। ये अलजेब्रा का एक बेसिक सा क्वेश्चन था और ये हमें आना चाहिए, ठीक। कहता है एक बेड का अंकित मूल्य इतना है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है, तो अगर तुम्हारी सीपी मेरे भाई 100 रही होगी तो एमआरपी 31% ज्यादा रही होगी, हाँ या ना, 31% ज्यादा रही होगी, तो वस्तु कितने की रही होगी, 131। फिर कहता है यदि लाभ प्रतिशत 9% है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, 100 पर अगर 9% का लाभ हुआ तो भाई सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 109 रुपया रहा होगा। कहता है दशमलव के 2 स्थानों तक छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये देखो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 744 से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है कितने का भैया तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हो,
कितने रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो मेरे भाई 31 में से 9 घटा दो, तो सर जी कितना बचा, 31 में से 10 अगर घटाओगे 21, तो ये 22 रुपया की छूट हो गई। ठीक है, और किस पे छूट हमेशा निकालते हैं, छूट हमेशा किस पे निकालते हैं, एमआरपी पे निकालते हैं। निकाल दो 131 पर और इंटू कर दो किससे, 100 से। चलो मेरे भाई 131 का एक बार पहाड़ा पढ़ लिया जाए, ये 2200 है, तो 131 एकम 131, ये तो इतनी बार में आएगा। 10 में से 1 गया, 9 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, इधर से उधार लिया तो 11, 11 में से 3 गए तो ये 8 बचा, 890। 100 अट्ठे 800 अगर करोगे नहीं काम चलेगा, 6 बार में ही करना पड़ेगा, 100 छक्का 6 से, क्योंकि 6 3 18 180, 6 बार में काम बनेगा। 6 कम 6, 6 3 18 1, 6 कम 6 786। 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 8 गया 0, ये 104। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, तो देखो 16 पॉइंट अगर आंसर, तो 16.79% ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पॉइंट निकालने का कोई फायदा नहीं था, खाली में इंटरटेनमेंट करने से क्या फायदा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहां पर समांतर माध्य का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, दिए गए आंकड़ों का योग, दिए गए आंकड़ों का योगफल या योग और दिए गए आंकड़ों की संख्या। नीचे क्या लिखते हो, दिए गए आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है मेरा भाई, ये लीजिए लिख दीजिए। अब हम उसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 9 9 18, 18 4 22 4 26, 26 और 5 31, 1 32, 32 4 36, 36 4 40, 40 का 0, 4 आगे बढ़ा दो, 4 8 12, 12 6 18, 18 4 22 4 26, 3 29, 29 5 34, 34 5 39, 3 42, 42 6 48, 48 6 54, ये लीजिए 540। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए 9 आ गया। 9 छाक ये आ गया कितना, 9 छाक 54, ये तो 60 आंसर बन गया। अच्छा दशमलव में नहीं निकल पाया, ये लीजिए आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या कहता है, कहता है सरलीकृत मान ज्ञात करो। 11 4 15, ये तो 225, मतलब माइनस की वैल्यू आएगी। 139 और 52, देखो यहाँ पर कितना आ गया, 225 आ गया है। तो 9 और 2 11, 11 में से 5 गए, कितना बचा भाई, देखो ये देखो 9 है और ये 2 है, 9 2 11 और ये माइनस का 5 है तो 15, 4 लास्ट का 4 डिजिट जिसमें आए वो आंसर होगा। फिर ये बन रहा है 225 और ये भैया बन गया कितना, 34। ये लो भाई 34 माइनस का आ गया आंसर, सिंपल था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भैया जमीन ये है और ये देखो एक चोटी होगी ये, और ये इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है, ये पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 171 मीटर ऊंची है, तो बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक का दूरी, मतलब ये इस बिंदु से ये वाली दूरी पूछी है उसने। इसको हाइपोटेनस मान लो क्योंकि 90 की डिग्री के सामने है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के ये होता है, एल ये होता है और ये होता है। अगर तुम्हें कर्ण दिया है, लंब दिया हुआ है, तो पूछे तो हम लोग लगाते हैं साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कोण है साइन 60। अब भैया जिसको ये वैल्यू पता होगी वो कर लेगा, साइन 60 बराबर हाइपोटेनस नहीं 171 बटे एक्स की वैल्यू का हमसे पूछी है, या के की वैल्यू मान लो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 171 बटे एक्स। एक्स को उधर भेजोगे तो 171 बटे √3, इसका परमीकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, और 2 को तो इधर भेज ही दो। मतलब क्वेश्चन में √3 तो होगा ही होगा। √3 से 3 आ जाएगा, 3 से इसे काटो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 57 दूनी कितना होता, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 114 √3 क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहां गया 114 √3, लो ढूंढ लो, मिल गया 114 √3 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य, देखिए अब माध्य दिया है, भौलक क्रमशः इतना इतना है, तो मूलानुपाती सूत्र का, अब देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चा, 3 इंटू
माध्यिका माइनस के 2 इंटू माध्य। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे लिए कोई कंफ्यूजिंग, वैसे तो सब बच्चों को आता है, ये लिख दिया मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके, तो ध्यान रखना डरना नहीं है, ये इसको ऐसे दे देता है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य, माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा 33.9, तो 2 इंटू 33.9 ये दे रखा है माइनस 3 इंटू माध्यिका को हम m लिख ले रहे हैं, क्योंकि फिर बहुलक दिया है 40.1 दिया है। ठीक, माइनस वाली चीज उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो भैया दुगना करना है, तो यहां पर ध्यान रखना, यहाँ पे 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 67.8, और 67.8 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 8 1 9, 7 4 6 10, और इसका किससे डिवाइड करना है मेरे भाई, ये 3 से करना है। 3 से करो भैया, 3 तिया 9, 1 बचा 17, 3 पंजे 15, ठीक, 2 29, 3 नेम 27, 35.9 समथिंग आ रहा है। देखो भाई कौन दे रहा है 35.9, ये दे रहा है, देखो एक 35.3 पे नहीं था, ये लीजिए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर थैंक यू लिख के आ गया। हम लोगों ने 10 जून फर्स्ट शिफ्ट कर ली है, कल हम लोग 10 जून आपको मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है वो 10 जून का सेकंड शिफ्ट और 10 जून का थर्ड शिफ्ट। मैं कोशिश करूंगा एक दिन पूरा टाइम निकाल के, मतलब संडे जो आ रहा है पूरा टाइम निकाल के सारी शिफ्टों को मैं अलग अलग करके आपको डिस्कस करा दूं। फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो टफ बन रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और हम लोग जल्द ही से जल्द मॉक टेस्ट भी डिस्कस करने लगेंगे जो आपके बेनिफिशियरी होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो भाई पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।